हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हाउस प्रॉपर्टी। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और उसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हाउस प्रॉपर्टी। उसका पार्ट 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मुझे उम्मीद है आप सबने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, क्योंकि उसी के बाद आपको ये पार्ट करना सही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा बहुत सारे केसेस। तो ये बेसिकली सेक्शन 23 कहलाता है। तो सेक्शन 23 के हम बहुत सारे केसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एक केस उठाता हूं। देयर आर अराउंड 6 केसेस। ठीक है, तो मैं एक एक केस उठा रहा हूं भाई। ठीक है, एक एक केस उठा रहा हूं और उसको मैं एग्जाम्पल के साथ कवर करता चलूंगा। ठीक है, तो हम हर स्लाइड में एक केस उठाएंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ हम उसको कवर करेंगे। तो पहला है केस 1। ठीक है, पहला केस 1। ठीक है, और भाई मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि ये जो मेरी वीडियोस हैं, आपको देखने का तरीका क्या है कि आप कॉपी लेके बैठो, अपना रजिस्टर लेके बैठो, साथ साथ नोट्स बनाओ जो जो मैं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं। आप सैलरी में इतनी सारी चीजें थी, अगर आपने लिखा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, भूल जाओगे। केस 1, 6 केसेस हैं। मैं केस 1 करा रहा हूं सेक्शन 23 के हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भाई पहला जो केस है वो ये कहता है व्हेन द प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, व्हेन द प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी कौन सी, व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मेरे पास एक घर है। ठीक है, अब मैं उसमें खुद ही रह रहा हूं। ठीक है, तो सरकार बोलेगी कि भाई आप इस पे रेंट ले रहे हो। मैंने कहा मैं तो रेंट ले ही नहीं रहा, तो मेरी इस पे कोई इनकम ही नहीं है। मेरे पास एक घर है, मैं उस पे खुद ही रह रहा हूं। ठीक है, तो भैया इसमें तो कोई रेंट है ही नहीं। मेरे पास 5 घर होंगे तो मैं होऊंगा ना कि एक घर पे रह रहा हूँ, 4 घर मैंने किराए पे दिए हैं, 2 घर हैं, एक घर पे रह रहा हूँ, दूसरा घर मैंने किराए पे दिया हुआ है। राइट, अब मेरे पास एक घर है, मैं उसमें रह रहा हूं, तो उसमें कोई रेंट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो इस केस में मतलब हमारी जो टेबल होती है, हम सीधा टेबल पे नीचे आ जाएंगे और हम बोलेंगे कि भाई एनएवी क्या है, 0। बस इस बात का ध्यान रखना। तो मतलब जो एनएवी है वो क्या होगी, नील। तो सर फॉर्मेट में ऐसा होता है ना, फेयर म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, फेयर रेंट, फिर उससे जो हायर आएगा फिर उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, फिर उसमें जो लोअर होगा फिर वो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट बनता है, फिर उसको कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से, और फिर जो उसमें हायर होता है वो मेरा जीएवी बनता है। और जीएवी बनता है तो उसके बाद हम कुछ माइनस करते हैं। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, एनएवी आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कि एनएवी 0 है। तो सर उसके बाद क्या होता है भैया, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 0 होगी। अगर एनएवी के बाद हमारे पास 2 डिडक्शन होती है। पहली डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% होती है। किसका होता है, एनएवी का। तो सर 0 का 30% क्या होगा, वो भी 0 होगा। राइट, लेकिन जो दूसरी डिडक्शन है ना, वो भी मिलती है अगर मैंने लोन लिया हुआ और उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। ठीक है, तो वो माइनस, सर वो माइनस होगा तो 0 माइनस समथिंग इज माइनस, तो मेरा नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर आना बहुत अच्छी बात होती है इनकम टैक्स में। अगर मेरी इनकम नेगेटिव में आ रही है, कागजों में नेगेटिव में आना बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि भैया टोटल इनकम, सपोज मेरी सैलरी से कोई इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव इनकम है, तो मेरा जो टोटल आंसर है वो नेगेटिव की वजह से कम हो जाएगा, तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो भाई इसमें ध्यान रखना एनएवी नील होता है। और एनएवी के बाद जो 2 कहानियां होती है वो भी आपको समझा चुका हूं, अभी क्वेश्चन में और चीजें आएंगी। तो दिस वाज केस 1, राइट, दिस वाज केस 1। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड कहती है केस 2। क्या कहती है बेटा, केस 2। मैं केसेस के थ्रू आपको ये समझा रहा हूं, हर केस को लिख लेना पेजेस में। ठीक है, सर केस 2 क्या होता है, केस 2 कहता है व्हेन प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर फुल ईयर। ठीक है, केस 2 कहता है व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर फुल ईयर। तो सर ये तो एकदम नॉर्मल केस है। ठीक है,
मैं मेरे पास एक घर एक्स्ट्रा है जिसको मैंने पूरे साल भर किराए पे चढ़ा हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया 10 महीने किराए पे चढ़ा 2 महीने खाली रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 10 महीने किराए पे चढ़ा और 2 महीने मैंने खुद यूज करा। नहीं, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि भैया पूरे साल भर किराए पे चढ़ा रहा। तो ये तो नॉर्मल कहानी है, ये नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस मतलब वही, ठीक है, नॉर्मल केस मतलब वही। चलो हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको दोबारा से, जो पिछली क्लास था वो नॉर्मल केस ही था, ठीक है, पिछली क्लास में जो कराया था वो नॉर्मल केस था। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, कौन है, मिस्टर ए, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू उसकी दी हुई है 2 लाख रुपीस। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 लाख। फेयर रेंट दिया हुआ है 3 लाख। फेयर रेंट दिया हुआ 3 लाख, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ है सपोज 20,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना दिया है, 20,000 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सपोज 1,80,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, 1,80,000 रुपए। और मेरे पास एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है सपोज 20,000 पर मंथ। कितना दिया हुआ है, 20,000 पर मंथ, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर फुल ईयर, ठीक है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको भाई करके बता रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मैं सीधा पहुंचता हूं, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मेट होता था, ठीक है। तो बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है सर, 2 लाख। फिर फेयर रेंट कितना है, 3 लाख, ठीक है। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का जो हायर होगा वो होगा 3 लाख, ठीक है। इन दोनों का हायर क्या हो गया, 3 लाख। और स्टैंडर्ड रेंट भी लिख देता हूं। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, 1,80,000, ठीक है। तो आपने मन में इन दोनों का हायर ले लिया, हायर कितना हो गया, 3 लाख। तो 3 लाख और फिर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका इसमें हायर आया और स्टैंडर्ड उनका लोअर लेना है। तो 3 लाख आया था और ये 1,80,000, लोअर क्या हो गया, 1,80,000। वो मेरा आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, वो मेरा कितना हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट। तो हम यहाँ पे पहुंच गए, एक्सपेक्टेड रेंट मेरा इतना है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, AR OR कर देता हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म है, आपको यूज नहीं करनी है, ठीक है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। तो बताओ ये कितना है हमारे पास, सर ये है 20,000 इंटू 12, तो ये हो गया 2,40,000, ठीक है। ये कितना हो गया, या मैं इसको AR ही लिख देता हूं, ठीक है। तो एक्चुअल रेंट कितना है, 2,40,000। अब इन दोनों का हायर कितना हो गया, वो मेरा क्या हो गया, वो मेरा GAV हो गया। वो मेरा क्या हो गया, GAV। GAV कितना हो गया सर, 2,40,000, ठीक है। ये GAV आ गया। फिर हम क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 में माइनस कर देता हूँ। अगर मैं 20,000 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, NAV। क्या आ जाएगा, NAV, दैट इज 2,20,000। कितना आ जाएगा, 2,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, @30%। तो सर इसका 30% हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका 30% 66,000 और ये माइनस करने के बाद सपोज हमें इंटरेस्ट का कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं हुई, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ नहीं है। अगर वो होगा तो ही लगेगा ना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये नहीं है तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आ गया आप उसको देख लेना, ठीक है। बात समझ आ रही है, ये तो नॉर्मल चीज थी, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सर अगर अगर इट इज लेट आउट फॉर द फुल ईयर, तो इसका मतलब भैया हमारे पास कोई पंगा नहीं है, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब आता है केस 3, ठीक है। अब हमारे पास आता है बच्चों केस 3, ठीक है।
केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। केस 3 कहता है कि व्हेन प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब लेट पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है, लेट आउट का मतलब किराए पे चढ़ी हुई है, एंड पार्ट ऑफ द ईयर क्या है, वेकेंट है। सर वेकेंट का मतलब क्या होता है, ताला लगा हुआ भाई, ठीक है, ताला लगा हुआ है, ना मैंने सेल्फ यूज करा ना मैंने किराए पे दिया, ठीक है। तो सर पार्ट का मतलब क्या होता है, भैया कुछ भी हो सकता है, 8 महीने 4 महीने, 4 महीने 8 महीने, 6 महीने 6 महीने, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सर इस केस में हमारी 3 सिचुएशन बनती है, ठीक है। इस केस में हमारी 3 सिचुएशन बनती है, वो तीनों सिचुएशन को मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इस केस में हमारे पास 3 सिचुएशन बनती है, मैं वो तीनों सिचुएशन आपको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कराना चाहूंगा और आप क्वेश्चन के थ्रू आप समझोगे, ठीक है। तो मैं इसमें बेसिकली क्या करता हूं, इसके 3 पार्ट कर देता हूं, ठीक है, इसके 3 पार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो मैं 3 पार्ट में आपको ये कहानी समझाऊंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इधर लिख देता हूं, लेट मी राइट द क्वेश्चन ओवर हियर। चलो इसी में लिख देता हूं, ठीक है। म्यूनिसिपल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपए। कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर हमारे पास फेयर रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में फेयर रेंट को 3 लाख लेके चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में लेके चलते हैं 2,80,000। कितना लेके चलते हैं बेटा, 2,80,000, ठीक है। फिर हम लेके चलते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस लेके चलते हैं 50,000, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेके चलते हैं एक्चुअल रेंट, ठीक है। एक्चुअल रेंट मेरा है 40,000 पर मंथ है ये, ठीक है, 40,000 पर मंथ। अब ये हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज लेट आउट फॉर 10 मंथ। इस केस में लेट आउट कितना है, लेट आउट कितने महीने, 10 मंथ्स, ठीक है। और वेकेंट, तो सर लेट आउट अगर इतना है तो वेकेंट कितना है, तो बाय डिफॉल्ट वेकेंट हो गया 2 मंथ्स, ठीक है। ये केस है, इस केस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे, राइट। इस केस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट करते हैं, यहां से मेरा आंसर स्टार्ट हो रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 2 लाख। फिर फेयर रेंट कितना है, 3 लाख। तो इन दोनों का हायर क्या हो गया, 3 लाख। फिर हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड कितना है, 2,80,000। तो इन दोनों का जो हायर आया था उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, उनका जो लोअर होगा, तो लोअर 3 लाख और 2,80,000 को कंपेयर करें तो लोअर 2,80,000, तो वो मेरा क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 2,80,000, ठीक है। और अगर मैं इसको, ये एक्सपेक्टेड रेंट मेरा कितना है, 2,80,000, ठीक है। और फिर मेरा है एक्चुअल रेंट, ठीक है। एक्चुअल रेंट मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड RR लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। तो भैया एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया कि कितना मेरे को मिला है या मिलना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40,000 पर मंथ। तो 40,000 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 4 लाख। ये कितना हो गया, 4 लाख, ठीक है।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करता हूं। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करता हूं, तो जो इनमें से ज्यादा आएगा वही मेरा क्या होगा, जीएवी। तो इनमें से जो ज्यादा आएगा वो क्या होगा, जीएवी। तो यहां पे मेरा जीएवी आ गया। क्या मुझे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो मेरा जीएवी कितना हो गया, 4 लाख। ठीक है, जीएवी कितना हो गया, 4 लाख। तो बस ये इसमें नॉर्मल कहानी है कि भैया अगर ये मेरा मतलब अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं लग रही, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं लग रही तो हम क्या बोलते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि भैया नॉर्मल केस में चल लेना। ठीक है, तो इन दोनों का जो हायर होगा उसी को लेके चल लेना, वो मेरा जीवी आ गया। ठीक है, डन है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई घपलेबाजी नहीं लग रही तो नॉर्मल केस चलेगा। ठीक है, नॉर्मल केस क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट है 2,80,000 और मैं तो ज्यादा ही कमा रहा हूं भैया, मेरा मतलब सरकार की नजर में, सरकार के हिसाब से एक्सपेक्टेड रेंट ही आया। ठीक है, और मेरा एक्चुअल रेंट ही ज्यादा है, तो भैया मुझे तो पे करना ही है क्योंकि मैं तो कमा ही ज्यादा रहा हूं। ठीक है, तो सरकार बोलेगी कि भैया आपका कुछ टाइम वैकेंट रहा, उसके बाद भी आपका एक्चुअल रेंट हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है। तो लॉजिक सोचो, तो लॉजिक तो यही है ना कि भैया 4 लाख पे ही आपको किराया देना है, मतलब 4 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो इसमें मेरे को कोई रोने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे को कुछ रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं ज्यादा ही कमा रहा हूं। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं दूसरा केस लेके चलता हूं। ठीक है, मैं दूसरा केस लेके चलता हूं बेटा, दूसरे केस को आपने समझना है। ठीक है, तो दूसरे केस में हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है 2 लाख। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, दूसरा केस पूरा लिखने के बदले ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, बट यहां पे कुछ चेंजेस हैं, मैं उस चेंजेस को आपको दिखा रहा हूं। तो लेट आउट कितना है, ठीक है, तो लेट आउट है 5 मंथ्स और वैकेंट कितने टाइम खाली रहा है, 7 मंथ। अगर ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये मेरा क्वेश्चन है, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को रेप्लिकेट इधर करेंगे। तो भाई क्या होने वाला है इसको चेक करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है सर, 2 लाख, वही सेम कहानी। फेयर रेंट कितना है, क्वेश्चन में 3 लाख दिया हुआ है, इन दोनों का हायर क्या हो गया, 3 लाख। तो उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से जो कि 2,80,000 है, तो इन दोनों में कम क्या हो गया, 2,80,000। तो 2,80,000 मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। तो सर 2,80,000 क्या आ गया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। और उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ठीक है, तो सर वो चेंज हो जाएगा। मेरा एक्चुअल रेंट कितना हो गया सर, 40,000 के हिसाब से 40,000 इंटू 5, तो मेरा जो आंसर आया वो आया 2 लाख रुपए। कितना आया, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग चलेगी यहाँ पे। अब लॉजिक ये कहता है कि भैया इन दोनों का जो हायर होता है वो लेना चाहिए, यही होता ना, इन दोनों का जो हायर होगा वो होगा। बट हो क्या रहा है कि यहां पे ये वाला केस है वैकेंसी वाला केस, मतलब मेरा जो रेंट मुझे मिला है क्योंकि मैंने पूरे टाइम उसको चढ़ा नहीं पाया किराए पे, तो उसकी वजह से, वैकेंसी की वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो यहां पे मैं सरकार से मतलब रिस्पेक्टफुली मैं उनसे बोलता हूं कि भाई यहां पे मेरा जो एक्चुअल रेंट है वो कम हुआ है, और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। समझ आ रही है, आपको लग रहा हो, देखो ये इन दोनों का हायर क्यों बोला गया है, सरकार कहती है कि भैया हमारे हिसाब से 2,80,000 होना चाहिए, तुम झूठ कह रहे हो कि 2 लाख है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों का एक्सपेक्टेड ज्यादा ले लेंगे। लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को किराया तो अच्छा खासा मिल रहा है, ये रीजनेबल किराया है, समझ आ रही है, लेकिन वैकेंसी की वजह से कम हो गया। तो अगर वैकेंसी की वजह से अगर ये वैल्यू कम आ जाती है एक्सपेक्टेड रेंट से,
तो इस टाइम पे सरकार हमें रहम दे देती है और सरकार हम पे रहम करती है और वो कहती है कि चल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरा जो जीएवी है ना, इन दोनों का लोअर ले लेते हैं, इन दोनों का लोअर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी रहम मिल रही है। सर यहाँ पे रहम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सरकार के हिसाब से उससे ही ज्यादा मैं रेंट ले रहा हूं, तो यहाँ पे रहम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सरकार के हिसाब से है 2,80,000, लेकिन भैया मैं वैकेंसी की वजह से, क्योंकि मैं तो ट्राई कर रहा था कि भैया किराए पे चढ़े, बट कोई आया नहीं किराए पे, उसकी वजह से मेरे को 2 लाख रुपए ही मिल रहे हैं। तो भैया सरकार से मैंने अपील करी, तो सरकार कहती है भैया वैकेंसी की वजह से अगर आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में जो लोअर होगा हम उसको ले लेंगे, इन दोनों में जो लोअर होगा हम उसको ले लेंगे, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, ये सारी कहानियां बनी क्यों है? ये सारी कहानियां बनी क्यों है? सरकार को लग रहा है हम झूठ बोलते हैं, ठीक है। तभी तो सरकार कहती है कि भैया आप कितना ले रहे हो? अच्छा मेरे को नहीं पता, पहले बताओ म्युनिसिपल वेलफेयर रेंट का हायर कौन है, उसमें स्टैंडर्ड रेंट को चलो ध्यान में रख लेंगे, उससे हायर नहीं होना चाहिए। फिर जो आंसर आएगा उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट पता क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट क्या है? सरकार के हिसाब से इतने पैसे मिलने चाहिए रेंट के। नहीं तो मैंने शुरू में बताया था, मैं तो बोल रहा हूँ भैया मेरे को तो 12 रुपए मिल रहे हैं और मिल रहे हैं 12 लाख, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ ना। तो सरकार ने उस केस में बोला था कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट तो निकालना पड़ेगा और फिर कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करके जब एक्चुअल रेंट मेरा, मैं खुद ही कह रहा हूँ सरकार आप जो एक्सपेक्टेड बोल रहे हो मेरा उससे ज्यादा है, तो सरकार बोल रही है ठीक है भैया जो आप बोल रहे हो सच बोल रहे हो। यहाँ पे मैं कह रहा हूं सरकार को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मेरा सरकार कह रही है मेरे हिसाब से 2,80,000 है, तेरे हिसाब से 2 लाख है। नॉर्मल केस होता तो 2,80,000 ही लेते, लेकिन यहाँ पे मैंने सरकार से रिक्वेस्ट करी कि भाई सरकार मुझे वैकेंसी की वजह से ये लॉस भुगतने को मिला है, तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप यहाँ पे मेरी अपील सुन लो और मेरे को जीएवी इन दोनों का लोअर दे दो, ठीक है। समझ आ गई? तो चलो ये बात भी हमें समझ आ गई। अब सर यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन सेम है बट इसमें ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। तो मैं लेट आउट, मैं लिख रहा हूं लेट आउट 5 मंथ्स। लेट आउट कितना है बेटा? 5 मंथ्स, ठीक है। वैकेंट कितना है? 7 मंथ्स। वैकेंट कितना है? 7। ये तो सेम है, इस क्वेश्चन वाला सेम है। इसमें एक चीज चेंज है, जो एक्चुअल रेंट है, ठीक है, सपोज वो बोल रहा है 2,000 पर मंथ। कितना है? 2,000 पर मंथ, ठीक है। अब यहां पे जो हमारा केस चलेगा, यहां पे जो हमारा केस चलेगा, मैं उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान लेके आना चाहूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो। तो यहां पे हम लिखेंगे भैया म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 2 लाख। फिर लिखेंगे फेयर रेंट कितना है? 3 लाख। फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 2,80,000। तो इन दोनों का हायर कितना आया? 3 लाख। 3 लाख और 2,80 को कंपेयर करें तो इनका लोअर लेते हैं, तो 2,80,000 इज माई एक्सपेक्टेड रेंट। बार बार तो सेम चीजें चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वो मेरा क्या है? सर वो 2,000 इंटू 5। वो कितना है बेटा? 2,000 इंटू 5। तो वो कितना हो गया? वो मेरा आ गया केवल 10,000। कितना आया? केवल 10,000। अब मैं दोबारा से सरकार से अपील कर रहा हूं कि सरकार मेरा लॉस हुआ है क्योंकि वैकेंसी है, खाली रहा है घर। मैं चढ़ाना चाह रहा था किराए पे, बट किराए पे चढ़ा नहीं। सरकार बोल रही है कि भाई तेरे इस वाले केस में ना मुझे झूठ नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब जो आपका ये वाली जो चीज है ना, ये बड़ी शक वाली चीजें हैं। यहां पे सरकार को ना शक नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे ये सेम चीज थी 40,000 रुपए पर मंथ। यहां पे सेम चीज थी 40,000 पर मंथ, ठीक है। तो सरकार कह रही है यार तू तो सही कह रहा है, तो ठीक है भाई हम तेरे पे विश्वास कर रहे हैं और तेरी ईमानदारी को देख के हम इन दोनों का, जहां पे इन दोनों का हायर लेते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों का नॉर्मल केस में हायर लेते हैं, अब तेरे लिए लोअर ले लेंगे। बट यहां पे सरकार कह रही है कि भाई तू झूठा है। समझ आ रही है? 2,000 पर मंथ, समझ आ रही है? तो सरकार को अगर लगेगा, ठीक है, जो असेसिंग ऑफिसर होता है
सरकार को लगेगा कि भाई झूठ बोल रहा है, ठीक है, थोड़ी तहकीकात वगैरह होती है, झूठ बोल रहा है, तो सरकार बोलती है कि भैया हम तेरी बात पे नहीं, हम इसमें इस केस में हम हायर ही लेके चलेंगे क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पे जो जीएवी हो जाएगा, यहाँ पे जो जीएवी हो जाएगा वो हो जाएगा 2,80,000। यहाँ पे जीएवी कितना हो जाएगा? 2,80,000। ठीक है, समझ आ रही है? ये जीएवी की कहानी थी सर। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस, वो तो तीनों में माइनस होगा भाई। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 50,000। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 50,000। तो वो तो तीनों में माइनस होगा, तो 50,000 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 3,50,000। ठीक है, ये एनएवी आ गया। ठीक है, और फिर उसमें हम डिडक्शन माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे डिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A की 30%, तो इसका 30% माइनस करेंगे तो ये हो गया 1,05,000। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा आ गया टैक्सेबल इनकम, दैट इज 2,45,000। 2,45,000। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बात समझ आ रही है? सर सेम चीज यहाँ पे भी चलेगी। सेम म्युनिसिपल टैक्सेस 50,000 माइनस करेंगे, एनएवी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, जो एनएवी होगा उसका 30%। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे चलेगी। मेन चीज हमें क्या सीखने वाली थी बच्चों? मेन चीज जो हमें यहाँ पे सीखनी थी वो सीखनी थी कि भैया इसमें जीएवी क्या है, इसमें जीएवी क्या है, इसमें जीएवी क्या है, इसमें जीएवी क्या है, इन दोनों का हायर, इसमें जीएवी क्या है, इन दोनों का हायर, इसमें जीएवी क्या है, इन दोनों का लोअर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने हमें हम सच्चे थे तो सरकार ने वैकेंसी की वजह से हम पे रहम किया। यहाँ पे वैकेंसी की वजह से रहम तो मिलना चाहिए था, बट क्योंकि सरकार को लग रहा है कि भैया झूठ बोल रहा है, तो सरकार उस केस में जब रीजनेबल जो रेंट होता है उससे बहुत कम रेंट होता है, तो सरकार बोलेगी कि भैया हम तेरे को झूठा मान के हम इसमें हायर वैल्यू ही लेंगे। हम क्या लेंगे बेटा? हायर वैल्यू। ठीक है, तो ये थे हमारे केस नंबर 3। सो इट वॉज केस नंबर 3। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, ठीक है भाई, ये चीज आपको बहुत क्लियर हो गई है। और ठीक है, और बेटा मैं जैसे आज मैंने वीडियो अपलोड करी है, राइट? आज क्या तारीख है आपका? मुझे पता है आपका पेपर 10 तारीख को है, 10 दिसंबर को, तो थोड़ा सा मैं 22 तारीख तक बिजी हूं। तो 22 तारीख के बाद मान के चलो 23 तारीख से मैं धड़ाधड़ वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पे पहले की बनी तो है नहीं, तो मेरे को मतलब फ्रेश वीडियो बनानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, थोड़ा मेंटल मेकअप करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ये कि 23 तारीख से मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरा एक बहुत जरूरी काम अटका हुआ है, उससे फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद फिर हम 23 तारीख से आपके 10 तारीख से पहले पहले मैं सारी वीडियोस, मेरे को उम्मीद है कि मैं पूरी डाल दूंगा। ठीक है, चलो, इट वॉज केस नंबर 3। फिर आता है हमारे पास केस नंबर 4। ठीक है, इट इज केस 4। ठीक है भाई, तो सर ये केस 4 क्या कह रहा है? When the property is let out part of the year and self occupied। ठीक है भाई, पहला केस क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड था। दूसरा केस क्या था? कि पूरे साल भर लेट आउट करा हुआ है। ठीक है, तो वो तो नॉर्मल ही था। तीसरा केस क्या था? जिसमें हमने कुछ टाइम लेट आउट करा, कुछ टाइम वैकेंट रही, वैकेंसी। ठीक है, फिर हमारे पास आता है केस 4, जिसको हम बोलते हैं लेट आउट। क्या है? प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ी हुई है, पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए लेट आउट है, एंड पार्ट ऑफ द ईयर के लिए, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। उसको एसओ वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या यूज कर लेते हैं? एसओ, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सर पिछले वाला केस क्या था? यहां पे था वैकेंट। ठीक है, वैकेंट का मतलब ये है कि भैया ताला लगा हुआ है, समझ आ रही है? ना आप रहे ना किराए पे चढ़ा उतने महीने के लिए। यहां पे हम कह रहे हैं कि भैया जैसे सपोज 8 महीने किराए पे चढ़ा और उसके बाद 4 महीने मैंने खुद यूज किया। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो मकान मालिक होता है उसने किराए पे दिया हुआ है, अब उसके लड़के की शादी है,
अब लड़के की शादी है तो भैया घर में बहुत, मतलब घर बहुत छोटा पड़ रहा है, तो जिनको किराए पे दिया हुआ था भैया उनको बोल दिया कि भैया अब आप खाली कर दो। तो 4 महीने उन्होंने शादी और ब्याह इन सब में, वो 4 महीने को चाहिए थे कि मेहमान वगैरह आएंगे, सामान वामान भी रखेंगे वो, तो उसके लिए वो उसको बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, चलो अब मैं ये क्वेश्चंस, मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप रीड कर लो एक बार। सुनील हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन गुड़गांव whose municipal value is rupees 1 लाख। उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। एंड द फेयर रेंटल वैल्यू, जिसको एफआर बोलते हैं, इज 1,20,000। इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय सुनील। ठीक है, इट वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय सुनील फ्रॉम 1/4/2024 से 31/7/2024। तो कितने महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड है? देखो, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, मतलब चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना और सातवां महीना भी पूरा, 4 महीने। ठीक है, 4 महीने वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, और उसके बाद 1/8 से हमने उसको 9,000 रुपए किराए पे चढ़ा दिया। कंप्यूट द एनुअल वैल्यू। समझ आ रही है? अरे सर एनुअल वैल्यू पूछा है, कौन सी वैल्यू? जीएवी या एनएवी? एनुअल वैल्यू को मतलब लास्ट वाली एनएवी। ठीक है, ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑफ द असेसमेंट ईयर 2025-26 इज द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर वर 20,000। ठीक है, बात आपको समझ आ गई होगी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना फॉर्मेट लेके आते हैं एक बार भाई। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया भाई, चलो कोई नहीं। सीधी लाइन क्यों नहीं आती यार? पहले सीधी लाइन आती थी। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि भैया म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। ठीक है, बहुत दूर हो जाएगा, चलो कोई नहीं, मैं इधर कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, कॉलम बहुत दूर हो जाएगा, मैं इधर ही कॉलम बना देता हूँ। ठीक है भाई, क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है। देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। याद कर लो भाई, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख है, फेयर एंड 1,20,000 है। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। और फेयर एंड कितना है? 1,20,000। फेयर एंड कितना है? 1,20,000। ठीक है, क्वेश्चन में इन दोनों का हायर क्या होगा? 1,20,000। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड एंड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंड नहीं दिया हो तो डैश डाल देंगे। ठीक है, जीरो मत लिखना, डैश डालना। तो स्टैंडर्ड एंड वाला कोई पॉइंट ही नहीं है फिर इसमें, तो इन दोनों का हायर होगा, वही मेरा क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रेंट। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? 1,20,000। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? 1,20,000। ठीक है, अब सर इसमें एक्चुअल रेंट क्या है? ठीक है, व्हाट इज एक्चुअल रेंट? तो सर क्वेश्चन में जो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, देखो एक्चुअल रेंट हमें कितना मिल रहा है? 9,000। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 9,000 कितने महीने के लिए मिल रहा है? अरे भाई जब 4 महीने हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड करा है तो 8 महीने क्या हो गया? उस रेंट लिया, 8 9 72। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 72,000 इज माई एक्चुअल रेंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ गया जीएवी। ठीक है, तो भाई जीएवी क्या होना है? इन दोनों का जो हायर होना है वो जीएवी है, इन दोनों का जो हायर है वो जीएवी है। ठीक है, तो सर इससे हमें क्या समझ आती है? इससे हमें यही समझ आती है कि अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस है तो ये नॉर्मल केस है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, ये दोनों चीजों का जो हायर होगा हम उसी को लेंगे।
जैसे हम नॉर्मल करते थे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जीएवी मेरा ये आ गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ है तो भाई म्युनिसिपल टैक्सेस देख लो, 20,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 हम माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एनएवी। तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए क्या हो गया बेटा, एनएवी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। तो सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 5 वाला ही है, और अगर इसमें स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000 आ गया, ठीक है। अब आप इसको मैं ओरली बता देता हूँ। सपोज इन दोनों का हायर कितना हो गया, 1,20,000, और इधर 1,08,000 है सपोज। तो उन दोनों में लोअर कितना हो गया, 1,08,000। इधर 1,08,000 आता और 72,000 है। इन दोनों का हायर है 1,08,000। 1,08,000 में से 1,20,000 माइनस करते तो 1,02,000, ठीक है, नहीं 12,000, ठीक है, ठीक है, जो भी आता भाई, ठीक है, माइनस कर लेना। समझ आ गई। तो इसका मतलब जब लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो नॉर्मल केस है, उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला केस आता है केस 5। अगला केस आता है केस 5, क्योंकि जो ये चीजें क्वेश्चन में आएंगी ना तब वो आपको परेशान करेंगी, इसलिए केसेस अभी समझ लो, ठीक है। अब हम चलते हैं भैया केस 5 पे। किस पे चलते हैं, केस 5। सर फिफ्थ केस क्या कहता है, फिफ्थ केस कहता है कि भैया नॉर्मल सी बात है, ठीक है, और ये ऐसा होता ही है। When the property is let out and partly self occupied on the basis of area, ठीक है। अब ऐसा होता है ग्राउंड फ्लोर है एक बंदे का, अब उसमें मतलब जैसे आप मान लो एक बाहर की तरफ कमरा है, घुसते ही एक राइट साइड में कमरा है, और फिर थोड़ा अंदर जाके उसके 2 कमरे 3 कमरे और हैं ऐसे, ठीक। उसने क्या किया कि भाई एक बाहर वाला जो कमरा है ना, मतलब उसको रिक्वायरमेंट सपोज 2 कमरे की होती है, तो उसने क्या किया, बाहर वाला जो थोड़ा सा मतलब जैसे एंटर करते ही राइट साइड में कमरा है ना, वो एक अलग ही है, तो अलग ही अंदर अंदर ही उसने किचन वगैरह ये सब बना दिया। तो उसने क्या कर दिया, उसको किराए पे चढ़ा दिया, ठीक है। मतलब पूरे ग्राउंड फ्लोर में किराए पे भी चढ़ा हुआ है और खुद भी रह रहा है, ठीक है। तो कुछ हिस्सा किराए पे चढ़ा हुआ है, कुछ हिस्सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट वो एरिया के बेसिस पे डिवाइडेड है। भाई कुछ तो एरिया होगा ना, ठीक है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि भैया जो लेट आउट है, क्या है, लेट आउट 40% एरिया को लेट आउट करा हुआ है, और 60% जो एरिया है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। 60% ऑफ एरिया, 40% ऑफ एरिया। तो बताओ अगर एरिया के हिसाब से अगर वो करा हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो हम उस हिसाब से सेल्फ ऑक्यूपाइड का अलग सीन करेंगे और लेट आउट का अलग सीन करेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये पुराने वाले केस से अलग है। पुराने वाले केस में क्या था कि एक अलग ही कोई प्रॉपर्टी है जो कुछ महीने लेट आउट थी, कुछ महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, जो भी है वो डिवाइड करा हुआ है कि भैया चले ये रूम बच्चों को, जैसे बॉम्बे वगैरह में बहुत चलता है ऐसे, ठीक है। बॉम्बे वगैरह में जो भी जैसे सपोज किसी का 3 BHK है, तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो उनको किराए पे देते हैं कि भैया चलो एक कमरा हम तुम्हें किराए पे दे देते हैं, ठीक है। और कुक वगैरह लगा लोगों के, तो वो खाना पीना ये वो, तो भैया एक बच्चे मतलब सपोज उस रूम का ही किराया विद खाना पीना वो ऐसे लेते हैं 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो 50,000 रुपए से 2 बच्चे रहने तो करके ऐसे करते हैं, ठीक है। बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, राइट। तो ये हो गया लेट आउट और ये हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ठीक है, 1,00,000, यहां पे ही क्वेश्चन लिख रहा हूं। और फेयर रेंट, ठीक है, फेयर रेंट दिया हुआ है 1,80,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1,20,000। फिर उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस दिए हुए हैं 20,000। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ,
ठीक है। सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो रिपेयर भी कर रहा है, कितना रिपेयर कर रहा है, 15,000 वो रिपेयर कर रहा है, रिपेयर करने में लगाया हुआ है, ठीक है। और जो ग्राउंड का रेंट है, ठीक है, वो दिया हुआ है 10,000 पर मंथ, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, यही क्वेश्चन का पार्ट है, 60% इज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड द बैलेंस इज लेट आउट। तो 60% लेट आउट है, सॉरी सिर्फ 60% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बाकी वो लेट आउट है, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम दो पार्ट बना देते हैं, इस क्वेश्चन में हम दो कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इन दो कॉलम में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो पहला वाला है उसको हम नाम दे देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना है 60%, और इसको नाम दे देते हैं लेट आउट, दैट इज 40%, ठीक है। तो ये दो कॉलम हमने बना दिए। अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भाई आपके सामने है, ठीक है। आप एक बार अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि बीच बीच में मैं अड़ता भी रहता हूँ, तो आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि आपको बोर्ड पूरा नजर आ रहा है, ठीक है। और ये मैं नीचे जहाँ पे अभी देख रहा हूँ ना, तो वो मैं इसलिए देख रहा होता हूँ क्योंकि मेरे इस साइड ना यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन मेरी यहाँ पे है, जहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। ये जो बोर्ड है ना, इसके नीचे मेरा कंप्यूटर रखा हुआ है, तो मैं कंप्यूटर में देख रहा होता हूँ बार बार कि ठीक है बोर्ड में कुछ कट तो नहीं रहा, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, ठीक है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है भाई। बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है। तो म्युनिसिपल वैल्यू है 1,00,000, तो भैया 1,00,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, 60,000, ठीक है, 60,000 और 40,000। तो हम दोनों पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हुए चलेंगे, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर किसकी बात आती है, फेयर रेंट की बात आती है, ठीक है। तो सर फेयर रेंट कितना है, 1,80,000 है ना। तो 1,80,000 का 60% इधर हो गया, तो ये हो गया 1,08,000, ठीक है। और इधर हो गया 72,000, कितना हो गया बेटा 72,000, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। अब सर स्टैंडर्ड रेंट भी हमारा वो डिवाइड करते रहो 60-40 में, ये तो टोटल का दिया हुआ ना, 60-40 में डिवाइड करते हो। स्टैंडर्ड रेंट हो गया 72,000 और ये हो गया 48,000, ठीक है। और उसके बाद आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, क्या आ गया उसके बाद, एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, अब आप वही फॉर्मूला लगा लो, इन दोनों का हायर हायर, और इन जो हायर आया 1,08,000 और 1,08,000 और 72 में जो लोअर होगा, तो 72,000 मेरा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, ठीक है। समझ आई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या ये सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में ये सब तो चलो हमने एज ए इंफॉर्मेशन लिख दी, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है ना वो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो निल होता है। और मैं तो भैया नीचे भी जाता रहूंगा ना, तो मेरा एसओ का जो भी एनएवी है ना वो निल होता है, हमने केस 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो मैं इसको निल लिख देता हूँ कि भैया सरकार की नजर में सेल्फ ऑक्यूपाइड का कोई भी एक्सपेक्टेड रेंट नहीं होता, तो मैं इसको निल लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों की कहानी चलाऊंगा, इन दोनों में हायर 72 है और 48 को कंपेयर करते हैं तो 48,000 आ गए, क्योंकि ये लेट आउट वाला हिस्सा है। बात समझ आ गई। फिर ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट, सॉरी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ठीक है। तो भैया एक्चुअल रेंट कितना है 10,000 पर मंथ, ठीक है। तो भैया जब मैं रह रहा हूं तो इसमें रेंट कहां से आ गया, है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कोई एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं। तो लेट आउट कितना हो गया, तो ये हो गया 1,20,000, कितना हो गया बेटा 1,20,000, ठीक है। कितना था ये 10,000, 10,000 इंटू 12 1,20,000। फिर हमारा आ गया जीएवी, क्या आ गया हमारा जीएवी, ठीक है। यहाँ पे हमारा जीएवी आ गया, ठीक है। क्या आ गया बेटा जीएवी। अब जीएवी मेरा कितना आया, तो सर जीएवी ऑब्वियसली यहाँ तो एनएवी भी 0 होगा, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपके फॉर्मेट में, ठीक है। नहीं तो मैं इसको पूरा ब्लैंक करके मैं सीधा एनएवी पे लिख दूंगा 0, खत्म कहानी, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि दोनों पार्ट में डिवाइड होगा, इसीलिए ताकि वो डिवीजन आपको क्लियर हो जाए, राइट। तो जीएवी हमारा यहाँ पे निल है, और यहाँ पे हमारा जो जीएवी है वो कितना हो गया, इन दोनों का हायर कितना हो गया 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। तो ये भी हमें कहानी क्लियर है, जीएवी हो गया। अब सर जीएवी के बाद क्या होता है, लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है भाई। म्युनिसिपल टैक्सेस
क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 20,000 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपए, ठीक है। तो 20,000 का 40%, ठीक है। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस भी भाई ये ध्यान रखना सेल्फ ऑक्यूपाइड में निल होता है, ठीक है। कहीं आप इसमें माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि सर एनएवी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो सीधी बात बताई है, एनएवी नेगेटिव, एनएवी जीरो है। तो सर अगर सपोज आप ये बोलते हो म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने दिया जाए तो फिर तो एनएवी नेगेटिव आ जाएगा। एनएवी नेगेटिव नहीं आता कभी, एनएवी जीरो होता है। तो एसओ में ये मान के चलो म्युनिसिपल वैल्यू जीरो होती है। तो सर एक बार बताओ ना, तो जब हम म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर रहे हैं तो इसका भी पे कर रहे हैं, उसका भी पे कर रहे हैं, तो उसका कितना हुआ? तो उसका 40% ही हुआ, ठीक है। तो 20,000 का 40% कितना हो गया? 8,000। कितना हो गया? 8,000, ठीक है। तो अगर मैं 8,000 माइनस करता हूं तो ये मेरे पास आ गया 1,12,000, 1,12,000, ठीक है भाई। ये 12 लिखा है, 1,12,000, ठीक है। ये मेरा आ गया एनएवी। तो जहां पे मैं पहुंचना चाह रहा था कि भाई एनएवी इसका निल ही होता है, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। और इसे एक बात और समझ आ गई कि म्युनिसिपल टैक्सेस भी निल होता है, वो कभी आएगा नहीं। सर इधर तो आना चाहिए 12,000 रुपए, भाई 12,000 है, लेकिन क्योंकि वो हम माइनस करना अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमारा एनएवी सरकार ने सीधा ही हमें यहां तक बेनिफिट दे दिया, एनएवी निल करना है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हम 24A की डिडक्शन माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। तो भैया इसका एनएवी भी तो निल ही होगा, है ना। और उसका 1,12,000 का 30% हो गया 33,600, 33,600। और इसको मैं माइनस करूंगा तो ये हो गया 78,400। कितना हो गया? 78,400, ठीक है भाई। ये मेरा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आईएचपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई ये चीजें आपको समझ आ गई। इट वॉज योर क्वेश्चन, ठीक है। इट वॉज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। बोलो बात क्लियर है भाई? समझ आ गया? ठीक है, चलो अब हमारा चलता है भाई लास्ट केस, ठीक है। इट इज नोन एज केस नंबर 6, ठीक है। ये हमारा आ रहा है केस नंबर 6, ठीक है। चलो इसको भी निपटाते हैं भाई, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो केस नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हेन मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। व्हेन मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, भाई सरकार ये कहती है, सरकार ये कहती है कि भैया आप एक घर में रहो, ठीक है, या 2 घर में रहो, या 3 घर में रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, सरकार पूछती है हमसे भैया आपके कितने घर हैं? सपोज मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मेरा एक ही घर है और उसमें मैं रहता ही हूं, तो भैया लेट आउट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब बी बंदे के पास पूछती है सरकार, सरकार कहती है भाई तेरे पास कितने घर हैं? तो वो कहता है कि भैया मेरे पास 2 घर हैं, एक घर में मैं रहता हूं और एक घर को किराए पे दिया हुआ है। तो सरकार कहेगी ये एक पहला वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा वाला लेट आउट है। सी के पास जाती है, सरकार कहती है भैया तेरे पास कितने घर हैं? वो कहता है मेरे पास 2 घर हैं और मैं दोनों घर में रहता हूं। तो सरकार कहती है ठीक है भाई, हम तेरे दोनों घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे। सरकार कहती है यार सच कह रहा है भाई, 2 घर में रह सकता ना बंदा, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। समझ आ रही है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक घर, जैसे मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं राजस्थान आता जाता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरा वहां पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, तो 2 घर मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, राइट। दिल्ली में भी हमारे 2 घर हो सकते हैं ना, ठीक है। अब सरकार कह रही है, अब डी के पास गई, कहते तेरे पास कितने घर हैं? वो कहते हैं मेरे पास 3 घर हैं, 2 घर में तो मैं रहता हूं
और तीसरा घर मैंने किराए पे दिया हुआ। सरकार कहती है ये भी जेन्युइन बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अगले बंदे के पास जाती है, ई के पास, वो कहते हैं तेरे पास कितने घर हैं? वो कहते हैं मेरे पास 3 घर हैं और मैं तीनों के तीनों घर में रहता हूं। मतलब मेरा एक घर दिल्ली में है, एक घर गोवा में है, एक घर बॉम्बे में है, मैं तीनों घर मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैंने किराए पे नहीं दिया हुआ। बहुत जो अमीर अमीर लोग होते हैं ना, वो किराए पे घर नहीं चढ़ाते हैं। वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं किराए पे चढ़ाएंगे ना तो किराएदार हमारा घर खराब कर देता है, इससे बढ़िया भैया हम खाली रख देंगे। वो एक नौकर को वहां ठहरा देते हैं, वो अपना बस मेंटेन करता है। समझ आई? जो बड़े बड़े लोग हैं, गोवा में एक फ्लैट खरीद लिया, 3 BHK फ्लैट खरीद लिया, एक नौकर को रख दिया, भैया वो अपना बस साफ सफाई करता है, डन। जब मैं जाता हूँ तो भैया मेरे लिए घर है। समझ आई? तो किराए विराए पे नहीं चढ़ाते। सरकार बोलती है कि भैया अगर आप 2 से ज्यादा घर में रह रहे हो तो हम केवल 2 घर को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, तीसरे घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानेंगे। ये बात समझ आ रही है? मतलब सरकार कहती है कि भैया हम 2 घर को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड, चाहे आप 10 घर, आपके पास 10 घर हो, 10 के 10 आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, सरकार बोलेगी लेकिन हम 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे, बाकी जितने भी तेरे घर है ना 8, सबको लेट आउट मान लेंगे। उसको बोलते हैं डीम्ड लेट आउट, DLO बोलते हैं, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी बोलते हैं। डीम्ड मतलब मान लिया जाता है कि वो लेट आउट है, ठीक है। अगर एक्चुअली में लेट आउट है तो लेट आउट ही है। लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे तो 4 घर है, मैं चारों घर में रहता हूं, मतलब मेरा खुद का ही सामान रखा, मैंने किराए पे नहीं चढ़ा हुआ, ठीक है भैया मान लिया, लेकिन हम 2 को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और बाकी जो तेरे 2 घर एक्स्ट्रा हैं उसको हम लेट आउट ही मानेंगे। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी कहलाती है। शायद आपको ये तर्क वितर्क समझ आ गया होगा, ठीक है? ठीक है भाई, तो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं। एक क्वेश्चन उठाते हैं और फिर उस क्वेश्चन को हाँ जी, ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है? ये उस केस का क्वेश्चन है। अमन हैज 3 हाउसेस, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, द पार्ट एज द पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, ठीक है? म्युनिसिपल वैल्यू दी है 60, 90, 72, ठीक है? 72। ये फेयर रेंटल वैल्यू दी है 1,20,000, 80,000, 1,10,000। फिर म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ है 6,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, 9,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड 7,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है? Suggest which 2 houses should be opted by Aman to be assessed as self-occupied so that his tax liability is minimum, ठीक है? ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको लेटर्स और बड़े बड़े नजर आए, ठीक है? आई होप दिस इज सफिशिएंट, ठीक है? चलो ये थोड़ा मिस हो रहा है, बस ये म्युनिसिपल टैक्सेस लिखा हुआ है, ठीक है? तो भाई ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप दिमाग में उतारो। 3 हाउसेज हैं, हाउस ए, हाउस बी और हाउस सी, ठीक है? ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हाउस ए, हाउस बी और हाउस सी, 3 का अलग अलग डेटा दिया हुआ है और उस हिसाब से अब भैया 3 हाउसेज हैं, ठीक है? तो देखो मुझे फायदा क्या मिलेगा? मुझे फायदा तब मिलेगा मैं तीनों से वैल्यू निकालूंगा। अगर तीनों सपोज मेरे लेट आउट मान के चलूंगा, तीनों से मैं उसको वैल्यू निकालूंगा, ठीक है?
कि तीनों से मेरा एनएवी कितना आ रहा है, समझ आई। जो दो मैक्सिमम वाले होंगे ना, जो दो मैक्सिमम वाले जिनपे ज्यादा टैक्स बनना है, ठीक है, उन दोनों को मैं सेल्फ ऑक्यूपेंट मान लूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भैया अगर मैं कम वाले को सेल्फ ऑक्यूपेंट मानूंगा, हाई वाले को मैं अगर लेट आउट मान लूंगा, तो मैं तो बेवकूफ हूं। समझ आ रही है? अगर मुझे मेरी तीन इनकम है सपोज, और तीन इनकम में से सरकार कह रही है दो इनकम को आप बचा सकते हो, तो मैं कौन सी दो इनकम को बचाऊंगा? ठीक है, अब ये छोटा सा एक बहुत ही बकवास एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक 10 का नोट है, एक 50 का नोट है, एक 100 का नोट है। समझ आ रही है? अब कोई बंदा ये कहता है कि भैया इसमें से एक नोट मुझे दे दे और दो नोट तो अपनी जेब में रख ले, बचा ले दो नोट। आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ दिया, एक छोटे बच्चे को ऐसे ऑप्शन छोड़ दिया, तो छोटा बच्चा क्या करेगा? जो समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा? जो सबसे बड़ा नोट है पहले तो उसको जेब में डालेगा, है ना, फिर जो दूसरे नंबर पे बड़ा नोट है उसको जेब में डालेगा, यही करेगा ना, और 10 रुपए पकड़ा देगा उसको। यही लॉजिकल है। सेम यही कहानी हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। द सेम स्टोरी विल रिपीट हेयर, राइट? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं बार बार दिखाता रहूंगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम मान लेते हैं डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले बात तो ये तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब सरकार ने इसने बोला कि भैया तीनों मेरी है, सरकार कहती है भैया हम तो दो को ही मानेंगे, अब तू बता दे कौन सी दो को मानेंगे, तेरी मर्जी है। तो वो अब अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, वो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर रहा है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। 3 कॉलम बना लेते हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। 3 घर के हमने 3 कॉलम बना लिए, 3 घर के 3 कॉलम बना लिए। तो पहला कॉलम जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं म्युनिसिपल वैल्यू से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? म्युनिसिपल वैल्यू। तो भाई देख लो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 60, 90 और 72, ठीक है भाई। मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। ये इसको नाम दे देता हूँ हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 60,000, ठीक है भाई। 90,000 था और ये था 72,000, ठीक है। ये था 72,000। फिर हमारा आता है फेयर रेंट। क्या आता है बेटा? फेयर रेंट। तो फेयर रेंट कितना है? 72,000। चेक कर लो आप, फेयर रेंट 72, 1,20,000, 80,000, ठीक है। तो ये कितना है? 72,000, ठीक है, 1,20,000 और ये आ गया 80,000, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में जो हायर होता है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। तो अगर स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया उसमें? निल, 1,10,000 निल, ठीक है। तो भाई मैं लिख देता हूँ निल, 1,10,000 और निल, है ना। तो आपका बताओ एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा? इन दोनों का हायर 72, इसको देखना ही नहीं है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 72,000, ठीक है भाई। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 72,000। सर इसमें क्या करेंगे? इन दोनों का हायर 1,20,000, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1,10,000, 1,10,000। इन दोनों का हायर 80, ये कुछ है ही नहीं, तो 80 हो गया, ठीक है। तो भाई तीनों का हम कैलकुलेशन करें इकट्ठे, ठीक है। ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। सर एक्सपेक्टेड रेंट भी आ गया। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन भी चलते हैं। एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो हम क्या लेंगे बेटा? एक्चुअल रेंट, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं आपको दिया नहीं हुआ कि व्हाट इज द एक्चुअल रेंट, ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में कहीं भी एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ। एक मिनट, एक चीज मैंने गलत तो नहीं उतार दी। ये है 1,00,000, 1,00,000 भाई, ये करेक्शन है इसमें, ठीक है। मैं इधर इसको ये इधर लिख रहा हूं, ठीक है। ये 1,00,000 है,
ठीक है, ये 1 लाख है। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 1 लाख, राइट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, स्टैंडर्ड रेंट इज 1 लाख। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, मैं इसको 1 लाख कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी 1 लाख हो गया। ठीक है, डन है। अब क्योंकि क्वेश्चन में चलो मैं इधर लिख देता हूं, क्योंकि ये लिखता हूं तो फिर दोबारा मिट जाता है। ठीक है, तो इधर ये जो है ये कितना है, इसको मैं येलो से लिख देता हूं, 1 लाख। ठीक है, ये 1 लाख है, 1,10,000 नहीं है। अब ये मिट जाएगा भाई। ठीक है, जैसे ही मैं उस पर जाऊंगा ना, ऐसे गया फिर दोबारा इस पे आया तो देखो मिट गया। ठीक है, वो 1 लाख है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको, ये जब मैं इसको अपलोड करूंगा ना, मैं इसको जब अपलोड करूंगा मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, अब वो पीडीएफ में भी जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें भी 1 लाख आ जाएगा ये। ठीक है, चलो, तो अगर मुझे एक्चुअल रेंट नहीं दिया तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना, उसी को एक्चुअल रेंट उसी को जीएवी मान लेते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखना। तो यही मेरी क्या हो जाएगी? जीएवी। ठीक है भाई, अगर ये भाई सुन लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज ये हमें नहीं दिया हुआ, अगर ये हमें एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही हमारी जीएवी बन जाती है। तो जीएवी इज 72,000, जीएवी इज 1 लाख एंड जीएवी इज 80,000। ठीक है, जीएवी इज 80,000। ठीक है, तो भाई जीएवी आ गया, फिर हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्सेस दिया हुआ था सर 6,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो पेड होता है वही होता है, 9,000 और 7,000। ठीक है, तो भाई ये हमें 6,000, 9,000 और 7,000। ठीक है, 7,000 ये हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है भाई, जीएसटी ये म्युनिसिपल टैक्स से माइनस किया तो हमारे पास आ जाता है एनएवी। क्या आ जाता है? एनएवी। तो 72 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 66,000। ठीक है भाई, ये मेरा एनएवी आ गया। ठीक है, 1 लाख में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 91,000। ठीक है, ये हो गया 73,000। तो दिस इज माय एनएवी, दिस इज माय एनएवी। एनएवी के बाद हम डिडक्शन माइनस करते हैं, तो सेक्शन 24A की डिडक्शन माइनस करेंगे एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। तो भाई इसका 30% कितना हो गया? तो ये हो गया 19,800। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, इसका 30% कितना हो गया? 27,300। इसको माइनस करेंगे और इसका कितना हो गया? 21,900। 21,900। ठीक है, 21,900। तो ठीक है भाई, ये हम एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे और स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद जो मेरा आंसर आया दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया 46,200, ये आ गया 63,700 और ये आ गया 51,100। 51,100। ठीक है, अब भाई ये मैंने तीनों को सोच लिया कि ये लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट मान लिया। इसको क्या मानेंगे? डीएलओ। डीएलओ मतलब डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। और ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया इतना इतना इतना। ठीक है भाई, चलो, अब जब ये वैल्यूज मेरी आ गई, अब आप मुझे बताओ, तो हम बहुत सारे केसेस बनाते हैं। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा किस किस में है? 63,700 और मतलब हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी 3। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस प्रॉपर्टी
3। तो आपको दिख ही रहा है कि 2 और 3 हाईएस्ट है, तो भैया 2 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो और पहले वाले को लेट आउट मान लो। ठीक है, तो आपको जो टैक्स, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 46,200 बनेगा। बस बोलो ये बात समझ आ रही है भाई? ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये है, तो इसको तो भैया हम सेल्फ ऑक्यूपेंट मानेंगे। दूसरे कौन से सेल्फ ऑक्यूपेंट मानेंगे? इसको। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ये दोनों मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और ये वाली मेरी लेट आउट है। इस पे तो भैया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स हम दे देंगे। बात समझ आ रही है? इसको इनकम में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। थैंक यू सो मच, बाय।